हेलो एवरीवन, दिस इज तपस में आपका स्वागत है। कंप्लीट पॉलिटी सीरीज का ये चौथा लेक्चर है और हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के लिए रेडी हैं। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट्स, तो हम पहले समझेंगे कि राइट्स होता क्या है और राइट्स की ज़रूरत क्यों है और राइट इम्पोर्टेंट क्यों है। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में राइट्स का होना कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो कंप्लीट पॉलिटी सीरीज जो चल रही है तपस IAS पे, आप उसको देखें। आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आप ये जो लेक्चर्स होंगे जो कंटिन्यू होंगे 30 या 40 होंगे, कंप्लीट पॉलिटी को उसमें पढ़ाया जाएगा, तो उसका एक आपको ये मिल जाएगा कि हमको किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको उसके लिए लेक्चर 1, 2, 3 देख लें आप। ये पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि आपको समझ लो कि ये समझना है फंडामेंटल राइट्स क्या है। आपको बहुत सारे लोगों ने समझाया होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 14, 15, 16 से लेके फिर आर्टिकल 32, फिर ये आर्टिकल 20, 25 इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं। आर्टिकल 12 से हो जाता है स्टार्ट एक्चुअली। 12 से लेके 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये आपको समझाया होगा। लेकिन ये आप समझने की ज़रूरत है हमें कि फंडामेंटल राइट से पहले हमें राइट्स पता होना चाहिए कि राइट्स होता क्या है। आपसे अगर पीटी में पूछ ले कि भाई बताओ मुझे कि राइट्स होता क्या है, तो आप क्या समझाओगे। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाउ द ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कैसे ओरिजिनेट हुआ, जेनेसिस क्या है फंडामेंटल राइट्स का, हम पहले ये समझेंगे कि राइट्स क्या होता है। लेट स्टार्ट करते हैं हम भाई। एक राइट्स एक इसेंशियली एन इंटाइटलमेंट है, एक या एक समझो एक टाइप का जस्टिफाइड क्लेम है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। आप सोचो कि आप कह रहे हो कि मुझे जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, आपके खाने की व्यवस्था या फिर रहने की व्यवस्था, राइट टू प्राइवेसी, या फिर बहुत सारे राइट्स हैं। टेलीफोन राइट्स हो गया, प्राइवेसी राइट हो गया, बहुत सारे राइट्स हैं आपके, या फिर कल्चरली राइट्स है, या फिर रिलीजन का राइट्स है। अरेस्ट, जब कोई आपको अरेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में आपको राइट्स मिले हैं। बहुत सारे राइट्स आपने सुने होंगे जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर में कवर किया जाता है। ये आपने ऑलरेडी सुना होगा और नहीं सुनेंगे तो कमिंग लेक्चर्स में हम तो पढ़ाएंगे ही आपको। लेकिन उससे पहले हमें ये राइट्स में ये समझना तो चाहिए कि एक टाइप का राइट्स जो है एक टाइप का इंटाइटलमेंट है आपका, आपकी पूंजी है, एक जस्टिफाइड क्लेम है। आप लोगों ने सुना होगा कि आप जब आप जब इंश्योरेंस कराते हैं, समझना आप इसको, जब तक समझोगे नहीं तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप अपना इंश्योरेंस कराते हो, मेडिकल इंश्योरेंस समझ लो कुछ देर के लिए। आपको कुछ हो गया, आप एडमिट हो गए और उसके बाद क्लेम सेटल होता है, आप उसका प्रीमियम भरोगे कुछ, तो वो क्लेम सेटलमेंट के लिए एक टीम आती है, चेक करती है, सब कुछ करती है, उसके बाद वो हॉस्पिटल को पैसा दे देती है, आपका क्लेम सेटल हो जाता है। तो आपका क्लेम जो है वो अगेंस्ट दैट कंपनी है, जिस कंपनी का आपने मान लो कि मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो क्लेम सेटल करता है। सेम चीज़ें ये तो एक इंडिविजुअल लेवल पे, कंपनी लेवल पे हुई, गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा होता है कि आपका कोई क्लेम है, जस्टिफाइड क्लेम है कि जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट्स है। राइट टू प्राइवेसी मेरा राइट्स है कि तुम जो मेरे डेटा है उसको किस तरीके से इकट्ठा कर रहे हो, किसको सेल कर रहे हो, तो ये आपका राइट है पूछने का। फिर राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं। राइट टू डाई, आर्टिकल 20, राइट टू स्लीप, ये आर्टिकल 21 के अंदर में इतने सारे राइट्स आते हैं। तो ये आपका क्लेम है सरकार के खिलाफ, सरकार के अगेंस्ट में, और सरकार एश्योर करती है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके, जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में है, वो डैमेज ना हो। और अगर हो भी, उसको अगर
इन्फ्रिंज भी किया जाए तो कौन से तरीके से होगा, वो पार्लियामेंट उसको कौन से कानून बना के करेगा। तो उसको हम समझेंगे कमिंग लेक्चर्स में कि कैसे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक एक एक आर्टिकल्स बताऊंगा, और उसके आपको बताऊंगा कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स में हम देखेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स में कैसे क्लासिफाइड कर दिया गया 6 तरीकों से, तो आप उसको समझना। तो एक जब भी कोई पूछे कि राइट क्या होता है, तो आप उसको बताओ कि राइट एक इसेंशियली एक इंटाइटलमेंट है, हमसे जुड़ा हुआ एक जस्टिफाइड क्लेम है। इट डिनोट्स व्हाट वी आर इंटाइटल्ड टू एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन, एज ए इंडिविजुअल्स, एज ए ह्यूमन बींग्स, हमारे क्या अधिकार हैं। ये हमारा एक सिटीजन का क्लेम है एक टाइप का, जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर इस टाइप की चीज़ों को आप उसको ख़त्म करते हो, उसको इन्फ्रिंज करते हो, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। आर्टिकल 32 पढ़ाई होगा या पढ़ाऊँगा, जितने सारे रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस हो गया, मेंडामस हो गया, सर्सरी हो गया, प्रोहिबिशंस हो गए, और जितने भी है वो सब कमिंग पिक्चर्स में आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस होना जो है, इसका मतलब हो गया कि आप जो है किसी सिटीजन की जो वेलनेस है, जो वो जिस तरीके से डेवलपमेंट अपना करना चाहता है, आप उसको रोक रहे हो। सो हम उसको समझेंगे। फिर हम ये समझते हैं कि ये राइट्स अगर एक टाइप का इंटाइटलमेंट है, तो राइट्स का इम्पोर्टेंट क्या है, नीड क्या है, और हमें देती क्या है, तो हम वो समझते हैं। तो रीजन टू राइट्स आर इम्पोर्टेंट, तो ये हम समझेंगे। और क्यों है राइट इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्यों? क्योंकि टू लीड ए लाइफ ऑफ रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निटी। अगर सोचो कि आप पैदा हुए और राइट टू लाइफ है आपके पास, और सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको किस तरीके से सामने वाला आपको आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। सपोज आप बच्चे हो और सामने वाला आपको मार दे या कुछ और कर दे। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि पैदा होने से पहले बच्चे को ख़त्म कर दिया जा रहा है, लेकिन आपको जीने का अधिकार तो है। तो रेस्पेक्टफुल एक तो जीने का अधिकार है, वो भी डिग्निटी के तरीके से, डिग्निफाइड वे में जीना है आपको। तो जो राइट्स है वो आपको एक टाइप का रेस्पेक्टफुल एंड डिग्निटी लाइफ देता है, जीने का अधिकार देता है। तो इसीलिए राइट्स ज़रूरी है। जब आपको कोई ऐसी राइट्स दी जाती है तो सिटीजन इंजॉय करता है, सिटीजन इंजॉय द राइट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली इन डिफरेंट वे टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल्स। अगर आप उसको राइट्स सिक्योर करते हो तो वो क्रिएटिव होता है। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस करने का अधिकार है, आपको क्रिएटिव बनाता है। आपके ओरिजिनल थॉट्स को सोसाइटी जो है उसको रिस्पेक्ट करती है। लेकिन आपको वही बोल दे कि बिजनेस करने का आपको जो है राइट्स छीन लिया जाए। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू गिव यू अपॉर्चुनिटी टू डू बिजनेस, and that time what will you do? Your creativity and your original thoughts will be no relevance for the society and as well as you for yourself also. तो राइट्स तो आपको क्रिएटिविटी भी करवाता है, ओरिजिनल आपको सोचने का एक आइडिया भी देता है। तो अगर राइट्स ना रहे तो सिटीजन ये भी खो देगा। तो सेकंड पॉइंट ये था, राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है वो समझो पहले। फंडामेंटल राइट्स और जितने डिफरेंट राइट्स हैं, जितने भी प्राइमरी राइट्स हैं, आपको वो समझने के लिए पहले राइट्स का होना क्यों ज़रूरी है वो समझा रहा हूँ मैं। फिर राइट हेल्प्स वन टू डेवलप ऑन पोटेंशियल एंड स्किल्स। अगर राइट्स अगर सही तरीके से दिया जाए एक सिटीजन को, तो वो उसकी पोटेंशियल और इसके स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। क्रिएटिविटी, पोटेंशियल, स्किल्स, ये सब उसका जो है वो एम्पावर होते हैं। वहाँ के लोग जो, वहाँ के सिटीजन जो हैं, वो अगर उनके पास एक इस टाइप के राइट्स हैं, एक टाइप का क्लेम है अगेंस्ट सोसाइटी के, तो वो अपने आप को एम्पावर समझता है। तो राइट्स से एम्पावर होता है सिटीजन। तो ये होना कितना इंपॉर्टेंट है आप समझो। फिर नेक्स्ट है कि द राइट लेट द गवर्नमेंट बी अवेयर ऑफ इट्स सक्सेस एंड फेलियर एंड फीडबैक ऑफ पीपल। सो गवर्नमेंट को भी एक टाइप का एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट भी समझता है, एक फीडबैक मिलता है कि अगर ये राइट्स दिए तो इसका
ये रिजल्ट है। अगर राइट्स को अगर इन्फ्रिंज करती है गवर्नमेंट तो उसको फेलियर दिखाता है। फीडबैक जो पीपल जो वहाँ के वो फीडबैक देते हैं कि आप इस तरीके की राइट्स हमारे छीन नहीं सकते हो। तो गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट रात को उठ के आएगी और आपका आर्टिकल 12 से 15 ख़त्म कर देगी, 12 से 35 ख़त्म कर देगी। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा भाई। कहाँ पे? कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पूछेगी भाई, हाई कोर्ट पूछेगी इनसे। आर्टिकल 32-32 में सुप्रीम कोर्ट पूछेगी, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में आप रिट्स डाल सकते हो कि भाई मेरा राइट्स ख़राब हो गया। आप तो मेरे को राइट टू स्लीप, पीसफुल स्लीप मेरे को एक टाइप का राइट्स है। राइट टू स्लीप आर्टिकल 21 का पार्ट है। आप आए, रात को उठा के ले गए। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू, या आधार कार्ड का इशू ले लो, या राइट टू हेल्थ या मेडिकल असिस्टेंट हो गया, या न्यूट्रिशियस फूड हो गया। बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो आर्टिकल धीरे धीरे अपने आप को उससे ओरिजिनेट हो रहे हैं। आर्टिकल 21 को देखोगे तो आप उससे वो धीरे धीरे पैदा होते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है, अपने आप को एक डिफरेंट लेयर में ले जा रही है, तो राइट्स भी अपने आप को न्यू लेयर पे आती है। जैसे जैसे सोसाइटी का नीड चेंज होगा, राइट्स भी चेंज होते हैं। तो आप ये भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे टाइम वेरिएंट है, कि टाइम के समय स्पेस वेरिएंट है। तो राइट्स जो है वो टाइम वेरिएंट भी होता है, स्पेस वेरिएंट भी होता है। मतलब समय के साथ राइट्स चेंज होती है और स्पेस के हिसाब से भी राइट्स चेंज होती है। कि इंडिया का जो राइट्स है, जो सिविल राइट्स है, या डिफरेंट राइट्स हैं, वो अलग है और अमेरिका में अलग है, डिमांड ही अलग है। तो आप वो समझो। तो दिस इज़ द नीड, दिस इज़ द रीजन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। तो आपको एक तो आपको ये समझ में आ गया कि राइट होता क्या है, और दूसरा आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई राइट्स आर इम्पोर्टेंट। राइट्स की ज़रूरत क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स होता है या काइंड्स ऑफ राइट्स होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको देखो, फिगर्स को देखो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इमेज देखो कि राइट जो होता है वो नेचुरल राइट्स होता है, लीगल राइट्स होता है और मोरल राइट्स होता है। और ये तीनों जो है ना, ये तीनों की बात कर रहा हूँ। एक टाइप का प्राइमरी राइट्स होता है, प्राइमरी राइट्स है ये। अब हम ये समझेंगे कि नेचुरल राइट्स क्या होता है, लीगल राइट क्या होता है, मोरल राइट क्या होता है। तो मैं आपको वो समझा दूं। उससे पहले ये समझो कि लीगल राइट भी डिवाइडेड है, और लीगल राइट में जो आप डिवाइड है वो फंडामेंटल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, सोशल एंड सिविल राइट्स है। तो हम इसमें से ये पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट। तो आप लोग समझो कि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि फंडामेंटल राइट जो है, हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसके पीछे कभी सोचते नहीं है कि फंडामेंटल राइट आया कहाँ से। मैं आपका उसका ओरिजिन, उसका जेनेसिस भी बताऊंगा कि कैसे बिल ऑफ राइट्स, या पहले कैसे जो किंग हुआ करते थे वो अपनी सब्जेक्ट को राइट्स दिया करते थे कि चलो पानी भरने का अधिकार है तुम्हें, चलो ये करने का अधिकार है। धीरे धीरे धीरे, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे राइट्स का ओरिजिन हुआ। वो पूरा समझाऊंगा, वो ओरिजिन ऑफ राइट्स जब मैं पढ़ाऊंगा, न्यू डेवलपमेंट राइट्स कैसे हुए वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि पहले राइट समझ लें, फिर ओरिजिन समझेंगे। और उसी राइट्स के जो टाइप्स हैं, उसमें प्राइमरी राइट्स में 3 डिवीजन है, नेचुरल, लीगल एंड मोरल। और लीगल राइट्स डिवाइड है 3 टाइप्स में, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट एंड सोशल एंड सिविल राइट्स। तो जब भी मैं लीगल राइट बोलूँ तो फंडामेंटल राइट जो है वो लीगल राइट का एक पार्ट है, आप उसको समझना। तो हमें जो पूरी जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 है, ये फंडामेंटल राइट हम पढ़ने लगते हैं, रटने लगते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 रटने स्टार्ट किए। आर्टिकल 14 to 18 यस आपका इक्वलिटी है, यस। फिर उसके बाद रटना स्टार्ट कर दिए कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब कुछ रट लिए। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई पूछ दे कि लीगल राइट क्या होता है, तो आपको पता ही नहीं है। डच फंडामेंटल राइट इज द पार्ट ऑफ लीगल राइट, तो ऊपर नीचे देखने लगोगे। तो आप समझो कि लीगल राइट है डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, दैट इज वन इज फंडामेंटल, सेकंड इज पॉलिटिकल राइट्स एंड थर्ड इज सोशल और सिविल राइट्स। सो इसको तो हम अच्छे से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट को, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है हमारा। बिफोर गोइंग टू डिटेल हम पहले ये समझेंगे कि नेचुरल राइट्स क्या होता है। राइट्स तो मैंने समझा दिया, एक टाइप का इंटाइटलमेंट है।
लेकिन जब मैं बोलूँ नेचुरल राइट्स है, ये मेरा नेचुरल राइट्स है, तो तुम क्या समझे उससे कि नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? तो नहीं, पता ही नहीं है सर हमको। तो नेचुरल राइट्स हम समझेंगे, उसके बाद हम लीगल राइट्स में आएंगे, और उसके बाद हम मोरल राइट्स के ऊपर आएंगे। मोरल राइट्स मतलब वही एथिकली क्या सही है क्या गलत है। तो हम पहले नेचुरल राइट्स पढ़ते हैं। सो देखो नेचुरल राइट्स क्या होता है। जब भी मैं नेचुरल राइट्स की बात करूंगा तो बाय नेचुरल राइट्स वी मीन दोज राइट्स विच आर इंजॉयड बाय द पीपल इवन बिफोर द ओरिजिन ऑफ स्टेट। जब स्टेट भी नहीं पैदा हुआ था उससे पहले से राइट्स चल रहा है। वो स्टेट तो हमारे बाद में पैदा हुआ होगा ना, हमने बनाया होगा स्टेट को। स्टेट हमसे है, हमने बनाया उसे, स्टेट से हम नहीं है। सो वी द तभी तो बोला गया प्रियम्बल पर हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक एक वर्ड का मीनिंग है, हवे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है, पीपल का मतलब है यहाँ पे हमने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को। तो उसको तो मैं प्रियम्बल जब पढ़ाऊंगा तो आऊँगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब स्टेट नहीं भी था ना, ओरिजिन नहीं हुआ था, उससे पहले जो राइट्स आपको अवेलेबल था वो नेचुरल राइट्स है। दीज राइट्स वेर इंजॉयड बाय द पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर। आपके पैदा होने की वजह से ही जो आपको राइट मिल जाए नेचुरल राइट्स है। जब स्टेट नहीं भी था तब उससे पहले से अवेलेबिलिटी है। समझाता हूँ कैसे। राइट टू लाइफ सबको पता है, आर्टिकल 21 सबने रटा होगा। फ्रॉम द एंशियंट एज पीपल आर लिविंग एज ए सोशल बींग। द ओरिजिन ऑफ स्टेट वॉज नॉट इन्वेटेड देन, उस समय तो हुआ भी नहीं था। कीप हिज लाइफ, इट इज द नंबर वन राइट ऑफ ऑल। किसी की जिंदगी से बड़ा कोई राइट्स है क्या? सो राइट फॉर ऑल, नॉट ओनली ह्यूमन बींग बट ऑल्सो ऑल द लिविंग हैव these rights. We should ensure these rights to all. So right to life जो है आपको स्टेट से पहले है। तो ये आपका नेचुरल राइट्स है कि आपको जीने का अधिकार जो है वो आपका एक टाइप का नेचुरल राइट्स है। स्टेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीने का अधिकार तो पहले से है। फिर है राइट टू प्रॉपर्टी। वन कैन हैव प्रॉपर्टी, ही हैज़ दिस राइट टू सिक्योर हिज प्रॉपर्टी। ये एक टाइप का नेचुरल राइट है कि किसी के पास प्रॉपर्टी होना। लेकिन अभी जो करंट कंडीशन है उसमें फंडामेंटल राइट नहीं है ये। यार आप 44th अमेंडमेंट देखोगे तो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, वो हम अलग से बताएंगे। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है, वन कैन हैव प्रॉपर्टी एंड ही हैज़ दिस राइट टू सिक्योर हिज प्रॉपर्टी। इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ वंस प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द मेजर ड्यूटी ऑफ द स्टेट। स्टेट का काम है किसी की प्रॉपर्टी को सेव करना। तो राइट टू प्रॉपर्टी भी एक टाइप का नेचुरल राइट्स है। फिर सोचो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि राइट टू फ्रीडम, दीज राइट्स पीपल एंजॉयड बिफोर द ओरिजिन ऑफ स्टेट, फॉर दिस दीज आर द नेचुरल राइट्स। तो ये भी एक टाइप का नेचुरल राइट्स है। तो स्टेट के पैदा होने से पहले की जो राइट्स अवेलेबल हैं, स्टेट था भी नहीं उससे पहले से वो राइट्स हैं। जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, प्रॉपर्टी एक्वायर करने की आज़ादी। और ये सब जब हुआ तो धीरे धीरे मॉडर्न सिचुएशंस आए और स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। हम आर्टिकल 12 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब है क्या। सो दोज राइट्स विच वेयर enjoyed by the people even before the origin of the state is called natural rights. तो ये नेचुरल राइट्स का पार्ट हुए। अब देखते हैं मोरल राइट्स क्या होते हैं। दीज राइट्स डिपेंड ऑन द एथिकल फीलिंग ऑफ मैन एंड दे आर नॉट गारंटेड बाय एनी लीगल अथॉरिटी। एक टाइप का एथिकल फीलिंग है कि क्या सही, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर दी सोसाइटी। अब तुम सोच के देखो कि जब पेरेंट्स हमारे एक एज के हो जाते हैं तो एक टाइप का चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने जो एज्ड पेरेंट्स हैं उसकी देखभाल करना, सेवा करना। कोई कानून ऐसा नहीं है, ऑल्दो कानून है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर आप अपने फादर का सीनियर सिटीजन का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको स्टैच्यूटरी राइट्स बहुत सारे हैं ऐसे। लेकिन एक टाइप का मोरल राइट्स भी है कि आपको अपने फादर की या मम्मी की जो है एक टाइम के बाद सेवा करनी है,
केयर करना है, तो ये मोरल राइट्स है। सोसाइटी ने एक ऐसा बना रखा है, आप नहीं करोगे तो आपको ऐसा नहीं कोई मारेगा, लेकिन ये एक टाइप का मोरल राइट्स है। सेम चीज़ें हैं, अपने एल्डर का, टीचर का, सबका रेस्पेक्ट करना है। एक टाइप का छोटे का एक टाइप का एक ड्यूटी है कि आप अपने एल्डर का ध्यान रखें। और सेम चीज़ें उल्टा भी है कि जो जूनियर हैं, जो यंगर हैं, वो आपसे उनसे उम्मीद करते हैं कि वो मुझे अफेक्शंस करें, लव करें, प्यार करें, ठीक है। तो ये इनका एक टाइप का मोरल राइट्स हो गया। तो यंगर हैव राइट टू फाइंड अफेक्शंस, लव फ्रॉम द एल्डर्स, ओबे द टीचर्स, टीचर हैव दिस मोरल राइट्स दैट हिज स्टूडेंट विल सैल्यूट हिम एंड ओबे हिम। रिस्पेक्ट करे, सैल्यूट वर्ड तो थोड़ा निगेटिव जा रहा है, पर रिस्पेक्ट करे। डू नॉट स्मोक एट द टीचर्स, ETC आर द मोरल राइट्स ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी रीजन। टीचर के सामने सिगरेट नहीं पीना और ये करना वो करना, जो भी है एक टाइप का, एक जो सोसाइटी बना रखी है, ऐसा नहीं पी लोगे तो कोई इस टाइप का चीज़ें हो जाएगी। तो इस टाइप की चीज़ों को आप ध्यान रखें। तो ये है आपका मोरल राइट्स। अब हम आते हैं लीगल राइट्स, जो डिवाइड है 3 पार्ट्स में, फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट्स। सो द राइट विच आर गारंटेड टू मैन बाय लॉ, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कानून उसको देगी ताकत। ड्राइव कहाँ से करेगा? लीगल राइट्स जब भी होता है तो कुछ ना कुछ कानून में लिखा होता है, एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और कानून उसे ही रक्षा करता है। प्रोटेक्टेड बाय लॉ आर नोन एज लीगल राइट। अब मैं ये लीगल राइट तुमको जूरिस्प्रूडेंस वाला नहीं पढ़ाऊंगा कि ये सर पढ़ा दो, तो वो नहीं हो सकता। उसमें तुमको इम्परफेक्ट राइट पढ़ना पड़ेगा, परफेक्ट राइट पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव राइट पढ़ना पड़ेगा, लीगल राइट पढ़ना पड़ेगा, निगेटिव लीगल राइट्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे हैं। सैलमन ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं तुमको लीगल राइट सिंपल में समझाता हूँ कि कानून ने तुमको कोई अधिकार दिया है। द राइट्स विच आर ग्रांटेड टू मैन बाय द लॉ एंड आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। कानून के किसी भी कहीं ना कहीं कोई धारा में कहीं ना कहीं लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री एवरी इंडिविजुअल आर इंजॉयड द राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हर इंडिविजुअल का अधिकार है कि वो जिंदगी जिए और प्रॉपर्टी को एक्वायर करे। एंड इफ ए स्ट्रॉन्ग पर्सन अटेम्प्ट टू असर्ट्स दीज राइट्स बाय द यूज ऑफ फोर्स, ही इज लायबल टू बी ट्राइड बाय ए लीगल अथॉरिटी। IPC याद करो ना, भूल क्यों जाते हो? IPC सोचो कि तुम्हारे बाजू वाले ने तुम्हारे घर में घुसकर तुमको मार दिया, तो ऑफेंस हो गया ना भाई। तो IPC की कोई ना कोई धारा के अंदर में वो आ जाएगी और कानून जो है उसके ऊपर एक्शन ले लेगा। सो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ताकतवर इंसान है तो तुम्हारी लीगल राइट्स को और तुम्हारी राइट्स को वो डैमेज कर दे। बाप जी बैठे हुए हैं, बाप जी में समझ रहे हो, स्टेट बैठा हुआ है। स्टेट का काम है कि तुमको प्रोटेक्ट करना। तुम्हारे लीगल, जैसे उसके लीगल राइट्स हैं वैसे तुम्हारे भी लीगल राइट्स हैं ना भाई। तो वो तेरे को डैमेज नहीं कर सकता है फोर्सफुली, बिकॉज ही इज ए स्ट्रॉन्ग, ही कैन नॉट डैमेज योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेके भी कानून है IPC में कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, ट्रेस पास नहीं कर सकता है। सो ऐसी चीज़ें। सो इफ ए स्ट्रॉन्ग पर्सन अटेम्प्ट टू असर्ट्स दीज राइट्स बाय द यूज ऑफ फोर्स, ही इज लायबल टू बी ट्राइड बाय ए लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी बैठा है, पुलिस, लीगल अथॉरिटी मतलब पुलिस, कोर्ट, ये सब बैठा हुआ है। दीज डे, इवन अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं राइट, इसकी दीज डे वुमेन ऑल्सो हैव द लीगल राइट्स। अभी तो स्टार्ट हुआ है कि लीगल राइट्स की इनहेरेंस प्रॉपर्टी में वुमेन को भी अधिकार मिल गया, तो ये भी लीगल राइट्स हो गया। एंड कुछ सिचुएशंस में दे हैव ए लीगल राइट टू डाइवोर्स। यस, बहुत सारे सिचुएशन है, म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट देखोगे तो उसका सेक्शन 13 के अंदर में लिखा रहता है कि वहाँ पे डाइवोर्स म्यूचुअली हो सकता है। तो यस, इनके पास भी अब जो है लीगल राइट्स हैं, वुमेन्स के पास भी। पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी तो मॉडर्न एरा है, यहाँ पे तो इक्वालिटी की बात करोगे तो तुम आर्टिकल 14 में समझोगे कि बराबर होते हैं। तो लीगल राइट्स एक टाइप का एसेट राइट है जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को दिया गया है। मैन की जगह पे ह्यूमन बीइंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, किसी भी, नॉट ए मेल और फीमेल की बात हो रही है। सो दीज राइट्स विच आर ग्रांटेड टू ए ह्यूमन बीइंग्स, टू ए पर्सन, टू ए पीपल, टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय लॉ एंड आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। सो कानून द्वारा दिया गया है, कानून उसकी संरक्षा करेगा,
वो लीगल राइट्स है। तो लीगल राइट्स कहीं ना कहीं लिखा रहता है, याद रखना, कानून के कहीं ना कहीं कोई कोने में कहीं ना कहीं लिखा होगा, कोई सी धारा में लिख देगा, कोई सी एक्ट के अंदर लिख देगा। सो लीगल राइट्स वो हो गया। अब मैं लीगल राइट्स के टाइप्स बता दिया हूँ ना, इम्परफेक्ट राइट, परफेक्ट राइट, वो सब नहीं समझना है तुम्हें। मैंने सिलेबस देखा है, उसमें नहीं है। अगर होगा डिटेल में कोई डिस्कशन करेगा तो मैं भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूँ पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर। तो ये एनसीईआरटी के लाइन है पॉलिटिकल राइट्स, वो मैं समझाता हूँ। सो पॉलिटिकल राइट्स गिव्स टू सिटीजन। अब तुमको ये समझ में आ गया कि लीगल राइट्स क्या होता है। और लीगल राइट्स में एक जो स्टार्टिंग है वो फंडामेंटल राइट, उसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। ये वाली जो राइट्स है इसको भूलना है तुम्हें, तो भूलना, भूल मत जाना, इसको भूलना है। ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा पूरा, आर्टिकल 12 से लेकर 35, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हें कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन वहाँ गलत होने के चांस मतलब ना के बराबर है, मतलब गलत क्वेश्चन तो तुमसे हो ही नहीं सकता है। तो उसको देखते हैं। तो इसको छोड़ो और पॉलिटिकल राइट्स पे आओ और ये समझते हैं, और इसका पूरा वीडियो बनेगा। सो पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर आते हैं। सो पॉलिटिकल राइट गिव टू सिटीजन द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। अब तुम पॉलिटिकल प्रोसेस से क्या समझे? अब तुमको सरकार चुननी है तो तुमको वोट करना पड़ेगा। तुमको सरकार में पार्टिसिपेट करना है तो इलेक्शन ज्वाइन करना पड़ेगा, इलेक्शन फाइट करो, एमपी बनो, एमएलए बनो। तो इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। तुमको अपनी पार्टी बनानी है, आम आदमी पार्टी बनानी है, छोटी मोटी जितनी भी पार्टी बनानी है बनाओ। खैर अब आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी है, याद रखना। पता चला सर आपने बोल दिया छोटी मोटी पार्टी। सो राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइन देम, या फिर तुमको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है, उसकी सेक्रेटरी बनो। सो ये सब तुम्हारे जो है एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये पॉलिटिकल राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इस सिटीजन ऑफ इंडिया हो और तुमको कहा जा रहा है कि चलो तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कुछ ग्राउंड होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ोगे, उसमें कुछ ग्राउंड होंगे, करप्शन का चार्ज होगा, कुछ होगा तो तुमको कुछ दिनों के लिए बैन किया जा सकता है, कुछ इस टाइप की चीज़ें होंगी, वो एक्सेप्शन होता है। लेकिन इन जनरल तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो तुम्हारे पास पॉलिटिकल राइट्स क्रिएट हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में, दैट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस में, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी में, या राइट टू ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज। अब पॉलिटिकल राइट्स ऐसा नहीं केवल पॉलिटिकल राइट्स दे दूंगा तुमको, सिविल लिबर्टीज नहीं है। सिविल लिबर्टी में समझ रहे हो कि अपनी बातों को, राइट टू प्रोटेस्ट करने का, फ्री ट्रायल का, या फिर घूमने की आज़ादी, ये सिविल लिबर्टीज़ हैं। तो आप लिबर्टीज आपको ख़त्म कर दो। ये जब डिटेल क्लास होगी ना तब मैं समझाऊंगा कैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। एक को डैमेज करोगे तो दूसरा डैमेज हो जाएगा। मैं डीप में नहीं रखना चाहता इस चीज़ को अभी, अदरवाइज लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बेसिक बन जाने दो, फिर समझा दूंगा। तो जब भी मैं पॉलिटिकल राइट्स की बात करूं तो दिमाग में ये याद रखना कि पॉलिटिकल राइट्स मतलब भाई मैं भी पीएम बन सकता हूं, मैं भी हेड ऑफ स्टेट बन सकता हूं, मैं भी एमपी एमएलए राज्यसभा में जा सकता हूं, या मैं भी चुन सकता हूं, वहां तक लोगों को पहुंचा सकता हूं, या मैं अपनी पार्टी बना सकता हूं, या मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल राइट्स। सो पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय, पॉलिटिकल राइट्स को सप्लीमेंट किया जाता है सिविल लिबर्टी से। दीज द लेटर रेफर्स टू द राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। अब सिविल लिबर्टी को डिफाइन कर रहा है कि राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज फ्रीली, ये तुम्हारे लिबर्टीज हैं। प्रोटेस्ट करना, जंतर मंतर पे बैठ सकते हो, एक्सप्रेस डिसेंट, गवर्नमेंट से डिसेंट कर लेना, गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना अलग चीज़ है, वो समझाऊंगा डिटेल में। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट से डिसेंट रखना अपने आप में एक सेडिशन का ग्राउंड नहीं बनता है। सेडिशन के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हैं इतने सारे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं। कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज, जो तुम्हारा एक्सप्रेस करने का अंदाज है, जो प्रोटेस्ट करने का अंदाज है कि हमारा ट्रायल जो हो फ्री हो, फेयर हो, जल्दी हो, ये जो तुम्हारे सिविल लिबर्टीज़ हैं, अगर इसमें तू जोड़ देगा पॉलिटिकल राइट्स
तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। सोचो कितना एक अच्छा पॉइंट तुमको मिल रहा है। जब आपके पास सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स तुमको पास हैं, तो तुमको क्रिएट होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट होगा जब तुमको चुनने का अधिकार हो, अपने बंदे को तुम चुन के संसद तक या फिर विधानसभा तक पहुंचा सको और फ्रीली तरीके से अपनी बात कह सको। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिटीजन के लिए। जब भी तुम्हारे लिए बात होती है, नॉट पर्सनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट एज वी मेंशन बिफोर, राइट्स एम टू प्रोटेक्ट द वेलबींग द इंडिविजुअल्स। यस, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि राइट्स, मैंने समझा ही वही रहेगी, राइट्स जो है एक टाइप का इंटाइटलमेंट है, एक टाइप का क्लेम है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। सो वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो ये अगर राइट्स होता है ना, राइट, किसी इंसान के पास राइट्स अवेलेबल है, डिफरेंट राइट्स, तो वो उसका एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बूस्ट करता है, वेल बीइंग बढ़ाता है। पॉलिटिकल राइट कंट्रीब्यूट टू इट बाय मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल by giving greater importance to the concern of individual over the rulers। so ये यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, जब भी मैं ऐसे चीज़ें बोलूँ तो सुनना, ये गवर्नमेंट है। फंडामेंटल राइट तुम्हारी जितनी स्ट्रांग होती है ना, समझो वो स्टेट, वो कंट्री उतना वाइब्रेंट है, उसकी डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रांग है, डेमोक्रेसी उसकी स्ट्रांग है, कोई इतना समझाएगा नहीं डीप में जाके तुम्हें। सो गवर्नमेंट, अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस पे एक निगेटिव एक्ट है इसके ऊपर कि तुम ओमिट करना, ओमिशन है गवर्नमेंट के ऊपर कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम कुछ भी करोगे लेकिन फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा। आर्टिकल 12 से 15 तक का डैमेज नहीं करोगे तो कौन सी कंडीशन में करोगे मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट से करोगे, स्टेट लेजिस्लेचर से करोगे, कोर्ट में फिर तुम्हारे ऊपर केसेज हो सकते हैं। तो एक टाइप का गवर्नमेंट के ऊपर चेक है कि तुम्हारी कौन सी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है गवर्नमेंट, और कौन से कंडीशन में, कितने दिनों के लिए छीन सकती है। सो ये इंडिविजुअल को प्रेफर करता है ओवर द रूलर्स। दैट मीन्स कि तुम्हारा इंपोर्टेंस स्टेट से ज़्यादा है। तभी तो हम बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। इसका मतलब स्टेट वहाँ पे वीक है और एज ए इंडिविजुअल तुमको स्ट्रांग रखा गया। तब तुम स्ट्रांग रहोगे तभी तो तुम डिफरेंट डिसीजन लोगे। तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा जो सोचने का तरीका है, वही देश को आगे बढ़ाता है। तुम्हारी सारी शक्तियाँ, तुम्हारी सोचने की शक्तियाँ, तुम्हारी अपने रिलीजन को फॉलो करने की, तुमको उठने की, बैठने की, अपने कॉन्साइज को फॉलो करने की, अपने कल्चर को प्रमोट करने की, तुम्हारी सारी शक्तियाँ मैं छीन लूँगा, बोलूँगी चलो देश को आगे बढ़ाओ, तो ये नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट स्ट्रांग हो। और स्टेट को, इसीलिए स्टेट मतलब आर्टिकल 12 वाला स्टेट कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके पावर को रिड्यूस करके रखते हैं, उसके ऊपर एक टाइप का चेक रखते हैं। सो इंडिविजुअल को इंपोर्टेंस दिया जाता है। यस, बाय इंश्योरिंग दैट ऑल पर्सन हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर कम पावर है वहाँ पे। सो ये चीज़ें हैं, आप इसको पॉलिटिकल राइट समझें कि पॉलिटिकल राइट्स क्या है। अब सिविल राइट समझते हैं। सिविल लिबर्टी समझा दिया था मैंने, ये देखो क्या है। सो ये ऐसा कहता है कि व्हेन द गवर्नमेंट और स्टेट गिव्स देयर विल to bring certain human rights into action, provide them with a legal authorization, then the right is said to be civil rights। so हर इंसान जब पैदा होता है तो उसको एक एज ए, जब उसका बर्थ होता है उसी से ह्यूमन राइट्स मिल जाता है। सो जब ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स में अंतर होता है, ये याद रखना, ह्यूमन राइट्स वर्सेस सिविल राइट। सो जब स्टेट किसी चीज़ को, किसी ह्यूमन राइट्स को
उसको लीगल ऑथराइजेशन के थ्रू रख दे तो वो सिविल राइट्स बनता है। दीज राइट्स इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस रिलीजन। जैसे आर्टिकल 15 ले लो, आर्टिकल 16 ले लो, आर्टिकल 17 ले लो, ये सब एक टाइप का सिविल राइट्स है कि स्टेट जो है वो ह्यूमन राइट्स को इस तरीके से लीगलाइज कर दिया कि वो बाद में जाके सिविल राइट बन गया। और सिविल राइट टाइम टू टाइम वेरी करेगा कि आज जो सिविल राइट है वो हो सकता है कल ना हो, आज जिस प्लेस पे सिविल राइट है हो सकता है उस दूसरी जगह पे वो सिविल राइट ना हो। तो रेस, रिलीजन, जेंडर, इसके बेस पे तुमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, उसकी वजह से सिविल राइट्स वहाँ के अलग हो सकते हैं। सो ह्यूमन राइट्स जो होता है बाय बर्थ, जब तुम पैदा होते हो और एज ए पर्सनैलिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग तुमको कुछ अधिकार मिल गए, जैसे कोई जीने का अधिकार है, ठीक है, या फिर तुमको मान लो कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा गया है कि ह्यूमन राइट्स की वजह से कोई पैदा हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे उसका राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर या डिफरेंट चीज़ें जो हो, लेकिन जब इसी चीज़ को लीगलाइज कर दे तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि ह्यूमन राइट्स प्लस गवर्नमेंट अगर उसको लीगल कर दे, लीगलाइज कर दे किसी चीज़ को, तो ये सिविल राइट्स बन जाता है। गवर्नमेंट उसको करेगी और ये टाइम टू टाइम चेंज होगी। गवर्नमेंट अगर आज इस एरा में लग रहा है कि कोई सिविल राइट्स की ज़रूरत है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट एरा में हो ना हो। तो टाइम वेरिएंट है, ये टाइम वेरिएंट है और स्पेस वेरिएंट भी है। स्पेस के साथ भी चेंज होगा। जो चीज़ दिल्ली के लोगों के लिए एक सिविल राइट्स है, वो ज़रूरी नहीं है कि यूएसए के लोग के लिए हो। सो ये है। और जो 300 साल पहले था वो आज, अब सती वाला याद रखोगे, सती प्रथा पहले चलता था इंडिया में, लेकिन आज वो राइट, जो लोग बोलेंगे कि ये हमारा अधिकार है कि हम इस टाइप की चीज़ें करेंगे, नहीं है, मना है भाई, प्रोहिबिटेड है। सो चेंजेस होते रहते हैं, तो वो उसको डिटेल में और कभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम समझ लो कि सिविल राइट क्या होते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट और द स्टेट गिव देयर विल to bring certain human rights into action and provide them with a legal authorization, then the right will become to a civil rights. So this is all about different rights. अब मैं देखता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स को क्लासिफाइड किया गया है कितने तरीके से। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट सबको पता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। ये स्टार्टिंग है बस, इसके बाद तो पूरा आर्टिकल पढ़ाऊंगा। सो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट डिफाइन है। अब इसको अपने सहूलियत के हिसाब से क्लासिफाइड कर दिया गया है, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आर्टिकल 12 और 13 तो है ही, इसके अलावा डिफाइन किया गया है। तो 12 में स्टेट है, 13 में चेक किया जाता है कि जुडिशियल रिव्यू और वो सब है उसमें। सो वो देखेंगे उसको अलग से। क्लासिफिकेशन क्या है आर्टिकल 14 से लेके, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देखते। सो राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। जब भी राइट टू इक्वलिटी बोले तो याद रखना आर्टिकल 14 to 18 की बात कर रहा है। अब इसमें अलग है, आर्टिकल 14 में अलग है, 15, 16, 17, 18 अलग है। लेकिन जब राइट टू इक्वलिटी बोले तो आर्टिकल 14 to 18 है, गलती मत करना। राइट टू फ्रीडम जब बोले तो आर्टिकल 19 to 22 की बात कर रहा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो तो दो आर्टिकल हैं इसमें, आर्टिकल 23 और 24, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब आता है इसके अंदर में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोले, तुम्हारी जो रिलीजन है, धर्म का जो अधिकार है तुम्हारा, सो आर्टिकल 25 to 28 में ये रहेगा। और कल्चरल एजुकेशनल राइट है कि तुम अपना स्कूल, अपना मदरसा, अपना ये खोल सकते हो कि नहीं खोल सकते, वो तुम्हारा आएगा आर्टिकल 29 and 30। एंड लास्ट जो है राइट टू रेमेडी, ये भूलना नहीं, ये इसको तो भूलना ही नहीं है।
यही तो स्टेट के ऊपर चेक रखता है कि इतने सारे राइट्स जो तुमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर स्टेट उसको वायलेट कर दे, इफ द स्टेट इज स्टार्टिंग या बिगिनिंग द वायलेशन या इन्फ्रिंज करता है राइट ऑफ different rights of which is given in fundamental rights, so what will you do and where will you go? So article 32 express that कि अगर तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट खराब होता है, इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होता है, आ जाओ आर्टिकल 32 के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज कर दो। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिर आर्टिकल 226 में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में चले जाओ। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे आर्टिकल 32 जो है, जो रिट्स हैं, जो 5 रिट्स हैं, और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट के पास पावर है, कैसे हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है या आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, किसके पास ज़्यादा पावर है वो भी समझाऊंगा। एक एक ऐसा लेयर समझाऊंगा कि तुम्हें पढ़ने की कहीं से और ज़रूरत ही नहीं है, केवल दिमाग में बैठाना है और तुम आंसर लिख दोगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं वो आर्टिकल 32 से लेकर 35 है। सो एज पर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पज से फंडामेंटल राइट का क्लासिफिकेशन हुआ है, और ये क्लासिफिकेशन 1, 2 मतलब 6 में 6 तरीक़ों से हुआ है। आर्टिकल को डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले में रखा गया आर्टिकल 14 से 18, दूसरे में रखा 19, 22, फिर 23, 24, फिर उसके बाद रखा 25 से 28 रिलीजन का अधिकार, और उसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29, 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 to 35। एक चीज़ याद रखना कि आर्टिकल 19(1)(f जो प्रॉपर्टी का देता था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उसको रिपील्ड कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, और आर्टिकल 31 को। तो ये दोनों जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको 44th अमेंडमेंट से ओमिट कर दिया गया है। तो अब जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, बस उसको याद रखना। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है, था भाई, अब नहीं है 44th अमेंडमेंट के बाद से। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट जो है, नेक्स्ट वीडियो जो आपके ऊपर होगा वो होगा ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट या डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फर्स्ट, दूसरा टॉपिक होगा नीड ऑफ फंडामेंटल राइट, उसके बाद होगा आर्टिकल 12 से स्टार्ट, व्हाट इज स्टेट। फिर अपन स्टार्ट करेंगे पूरा आर्टिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, और जो अगर फंडामेंटल राइट है तो उसको क्लासिफाइड कैसे किया गया है। आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31 को कैसे ओमिट किया गया, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट। डिफरेंट टाइप के, जैसे राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू अगेंस्ट जो भी है वो मैंने बता दिया आपको। फिर पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, सिविल राइट्स, नेचुरल राइट्स क्या होता है वो बता दिया मैंने आपको, और वाई राइट्स इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले बताया कि राइट्स क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। हैव अ नाइस डे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना हो सके। थैंक यू सो मच।